नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम श्रवण घर की खरी खरी में आपका स्वागत है। यह हमारा वो कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने माने पत्रकार संपादक श्रवण गर्ग जी अपनी तीखी टिप्पणियां करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर, और उनकी तीखी टिप्पणियों से ना तो सत्ता पक्ष बचता है, ना ही विपक्ष, और दोनों ही तिलमिला के रह जाते हैं। आज फिर एक बार रूबरू होंगे श्रवण गर्ग जी से और एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर जानेंगे उनकी राय, उनका नजरिया, उनकी टिप्पणी। दरअसल एक सवाल इस देश के अंदर पूछा जाना चाहिए जो अक्सर नहीं पूछा जाता। सवाल यह है कि 20 साल तक मुख्यमंत्री बने रहने के बाद और राज्य में कुछ विशेष बदलाव किए बगैर क्या नीतीश कुमार जैसे नेताओं की इस देश को वाकई में जरूरत है अब? या फिर यह सवाल पूछा जाना चाहिए मायावती के बारे में भी, क्या उनकी भी इस देश की राजनीति को जरूरत है? क्या इस देश के अंदर राजनेताओं की कोई रिटायरमेंट एज भी होनी चाहिए, या वो जब तक जीवित हैं तब तक वो सत्ता के केंद्र में बने रहना चाहते, सत्ता से जुड़े रहना चाहते हैं, और उसके बाद सत्ता की लालसा इतनी ज्यादा हो जाती है कि अपने बाद अपने बेटों को, अपने परिवार के लोगों को या अपनी बेटियों को सौंपना पसंद करते हैं, यानी सत्ता के इर्द गिर्द, सत्ता उनके आसपास रहे, ऐसा ही है। नीतीश कुमार पर सवाल इसलिए है क्योंकि नीतीश बिहार के 20 साल तक मुख्यमंत्री रहे, लेकिन इस दौरान बिहार की स्थिति में कोई खास बदलाव नहीं दिखाई पड़ा। अभी भी बिहार देश के सबसे पिछड़े, बल्कि एक सबसे गरीब प्रदेश है। वहां पर कैपिटा इनकम सबसे कम है। पॉवर्टी रेट वहां आज भी देश में सबसे ज्यादा है। तो 20 साल के अंदर नीतीश कुमार जी ने किया क्या? यही एक बड़ा सवाल है जिस पर हम चर्चा करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल श्रवण जी इस बारे में क्या सोचते हैं। श्रवण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। क्या आपको लगता है कि मैंने कोई ऐसा प्रश्न खड़ा कर दिया जो बहुत ही मुश्किल है या जिस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? देखिए, आपने इसमें बेटे बेटियों का एंगल लिया है, तो ये एंगल मायावती के साथ या ममता वगैरह के साथ नहीं जाता है। मैं इसको पूरे जो थीसिस है पिछड़े वर्ग का नेतृत्व या दलित वर्ग का नेतृत्व, इसको एक अलग तरीके से डील कर रहा हूं। और आपके सवाल का जवाब इस उलट सवाल में है कि इस देश को डॉक्टर अंबेडकर और कर्पूरी ठाकुर जैसे नेताओं की जरूरत क्यों पड़ी। तो आप कह रहे हैं कि इनकी जरूरत है क्या, तो मैं ये पूछ रहा हूं कि इनकी जरूरत क्यों पड़ी थी अपने जमाने में। मैं यहाँ कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो जेडीयू के कोटे से केंद्र में मंत्री हैं और जेडीयू के 2 बार से राज्यसभा सांसद रहे हैं। मैं कर्पूरी ठाकुर की बात कर रहा हूँ, जिनसे मेरा भी संपर्क था, मिलता था और काफी बातचीत होती थी। आशुतोष जी, दिक्कत यह है कि जिस तरह से सवर्ण जमींदारों के यहाँ बंधुआ मजदूरों के तौर पर या बटाई पर पिछड़े वर्ग के किसान या मजदूर खेती करते थे, हो ये गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने दलितों और पिछड़े वर्ग के नेताओं को जिसकी जितनी सीट या वोट कटुआ क्षमता के आधार पर उतना उनको भ्रष्टाचार में संरक्षण या सत्ता में भागीदारी देने के हिसाब से खरीद लिया है। तो ये पूरा का पूरा जो दलित और पिछड़े वर्ग का लॉजिक है, थीसिस है, वो भारतीय जनता पार्टी ने पूरा उलटकर रख दिया। नीतीश कुमार के बारे में ये साफ है आशुतोष जी कि उन्हें जो सत्ता है वो तंबाकू के गुटखा जैसे होता है उसकी लत पड़ जाती है। ये उस तरह की लत पड़ गई है उनको। और ड्रग के जो शिकार मरीज होते हैं उनको जब रिहैब सेंटर में भर्ती किया जाता है डी एडिक्शन के लिए, और उनको बगैर नशे के रहने की जिस तरह से आदत डाली जाती है, तो वो जो विड्रॉल सिम्टम्स प्रकट होते हैं वैसे ही विड्रॉल सिम्टम्स नीतीश कुमार में प्रकट हो रहे हैं।
मतलब ये इस तरह से प्रकट हो रहे हैं कि मोदी जी के पैर छूने का मामला तो अपनी जगह, अब वो रविशंकर प्रसाद के भी पैर छू रहे हैं। अब रविशंकर प्रसाद खुद जो है वो डिस्प्लेस पर्सन है, मतलब मंत्रिमंडल से बाहर हैं, अपने लिए जगह नहीं बना पा रहे हैं, और इतने योग्य होते हुए तो उनके पैर छू रहे हैं वो। ये हुई पिछड़े वर्ग की बात। अब आप आए दलित वर्ग में, तो मायावती की उस आक्रामक रिएक्शन को देखिए आप, जो राहुल गांधी के प्रस्ताव पर उन्होंने व्यक्त की थी। राहुल गांधी ने रायबरेली में कहा था, अभी अपनी रायबरेली यात्रा में, कि उनको कांग्रेस के साथ सहयोग का प्रस्ताव किया था। जो मतलब उनकी सभा में किसी श्रोता ने मायावती की तारीफ की, तो उन्होंने उसको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं किया। उन्होंने एक चीज ये कही, राहुल ने पूछा कि मायावती ठीक से चुनाव क्यों नहीं लड़ रही हैं। हमने उनको साथ में आने के लिए कहा था, लेकिन वो नहीं आई। अगर तीनों साथ में आ जाते तो बीजेपी हार जाती है, ये उन्होंने कहा। और उस पर मायावती काफी रेक किया उन्होंने। नीतीश कुमार और मायावती की अब जरूरत क्यों नहीं बची है, मैं इसमें अब शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, नाउ। इसके दो जवाब हैं, हो सकते हैं। अपने कथन में जैसे मैंने आप अब शब्द का उपयोग किया है, इसका अर्थ यह है कि किसी समय थी, अब नहीं रही। जैसे चीजों की शेल्फ लाइफ होती है आशुतोष जी, राजनीति में भी व्यक्तियों और दलों की शेल्फ लाइफ होती है। कारपोरेट सेक्टर में अगर आप अध्ययन करें, आप तो बहुत पढ़ते रहते हैं, इस तरह की कई चीजें देखने को मिलती है कि अगर कोई यूनिट प्रॉफिट कर रही है तो, या अगर कोई सीख हो गई है यूनिट, तो भी बड़े जो कारपोरेट घराने हैं उसको अपने आप मर्ज कर लेते हैं। उसमें दो चीजें करते हैं वो, अगर प्रॉफिट कर रही है तो भी कई बार नाम नहीं बदलते, और सीख हो गई है तो नाम बदल देते हैं। अभी क्या हो गया है, आप देख रहे हैं कि जैसे महाराष्ट्र में नाम नहीं बदला है, वो शिंदे साहब कायम है, पर लगभग एक तरह का मर्जर जैसा ही है। यूपी में भी ऐसे ही हम देख रहे हैं कि मर्जर नहीं हुआ है, पर यूनिट खरीद ली गई है, या भाड़े पर ले ली गई है, किराए पर ले ली गई है। मीडिया में तो ये बहुत होता है आशुतोष जी की वो अखबार खरीद लेते हैं, चैनल खरीद लेते हैं, और नाम नहीं बदलते हैं, मालिक बदल जाते हैं। तो दो कारण मैंने कहे, उसमें एक पहला कारण तो ये कि लोकसभा चुनाव में मायावती का वोट शेयर कांग्रेस और एसपी में लगभग ट्रांसफर हो गया। अगर आप उसके नतीजे देखें 2024 के लोकसभा चुनाव के, तो आप पाएंगे कि समाजवादी पार्टी की सीटें 6 से बढ़ के 37 हो गई, और उसका वोट शेयर 15.48% से बढ़कर 33.59 हो गया। और वैसे ही कांग्रेस की सीट 1 से बढ़कर 6 हो गई, और उसका वोट शेयर 3.1 से बढ़कर 9.46 हो गया, 9.46। बीएसपी का, मायावती का जो वोट शेयर था वो कम होकर, मतलब 19% था कुछ, वो उसमें 10% की कमी हो गई, 10.054% कम हो गया, और वो 9.39% रह गया, और सीट 0 हो गई, जो कि पिछली बार 10 थी। अब ये जो ट्रांसफर ऑफ वोट हुआ है, जो ट्रांसफर ऑफ सीट्स हुई है, जो वोट शेयर हुआ है, वो बीजेपी का भी हुआ और बीएसपी का भी हुआ है। बीजेपी का वोट शेयर 8.61% कम हुआ। आप इन तीनों के टोटल अगर देख लें, बीजेपी और बीएसपी का,
वही टोटल वोट शेयर जो बढ़ा है कांग्रेस और बीजेपी का, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का बढ़ा है। ये तो मायावती का पूरा वोट ट्रांसफर हो चुका है वहां उत्तर प्रदेश में। तो मायावती का रेलेवेंस एज ए पॉलिटिकल एंटिटी काफी डाइल्यूट हो चुका है और 2027 के चुनाव तक वो पूरी तरह से डाइल्यूट हो जाएगा, मतलब एक अंदेशा है। जेडीयू का जो वोट शेयर है वो कितना ट्रांसफर होता है आरजेडी में और कांग्रेस में और बीजेपी में, उसका टेस्ट केस ही विधानसभा का चुनाव है। जेडीयू के 12 सांसद में से अधिकांश सांसद वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, मतलब औपचारिक घोषणा होना बाकी है, जुबान वो बीजेपी की ही बोल रहे हैं, सारी चीजें बीजेपी की कर रहे हैं। तो ये ऐसा है आशुतोष जी की जैसे किराएदार अगर अपनी जात का हो तो कई बार मकान मालिक उसको दामाद बना लेता है, और किराएदार अगर जात का नहीं हो पर बहुत अच्छा काम करने वाला हो तो उसको अपना नौकर रख लेता है। ये जो दलित राजनीति और पिछड़े वर्ग की राजनीति है उसमें बीजेपी एग्जैक्टली यही काम कर रही है कि उसने हमारे इन नेताओं को लगभग उसी तरह से ट्रीट करना शुरू कर दिया है कि इन नेताओं की जरूरत नहीं रहने का जो दूसरा कारण है आशुतोष जी, जो बड़ा कारण है वो ये है कि इन लोगों को हाशिए पर चूंकि डाल दिया गया है, ये कमजोर हो गए हैं, पिछड़े वर्ग की और दलित वर्ग की राजनीति करने वाले, अब इनकी राजनीति पूरी की पूरी सवर्णों के द्वारा की जाएगी, मतलब बीजेपी करेगी, मतलब वो इनके द्वारा नहीं करने देगी। वो कहेगी कि हम या तो हम डायरेक्ट करेंगे या हमारे बिहाफ पर आप लोग करिए, मतलब हम आपको डायरेक्ट नहीं करने देंगे। यानी कि पिछड़े और दलित वर्ग का जो नेता है वो बीजेपी की फंडिंग से अपनी जमीन पर बटाई तो करते रहेंगे, बटाई पर खेती तो करते रहेंगे, पर फसल कौन सी लेना है और उसमें बीज कौन सा पड़ना है, वो जो बीज के पैकेट है वो नागपुर से प्राप्त होंगे या झंडे वाला उनसे दिल्ली से प्राप्त होंगे। एक मोटा सा आंकड़ा मैं आपको देता हूं कि 2011 के सेंसस के हिसाब से शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन, मतलब 11 मतलब 14 साल पहले की पॉपुलेशन का भी आंकड़ा ले क्योंकि उसके बाद से सेंसस नहीं हुआ, 16.6% वोट शेड्यूल कास्ट के हैं। अब इसको आप कन्वर्ट करें पॉपुलेशन में आज के हिसाब से भी तो करीबन 23-24 करोड़ वोट होते हैं जी। मैं गलत भी हो सकता हूं, सही भी हो सकता हूं। ओबीसी का वोट जो परसेंटेज जो पॉपुलेशन का आज की तारीख में माना जाता है वो 42.2% माना जाता है। इसका मतलब है कि उसको कन्वर्ट करें पॉपुलेशन में तो करीबन 60 करोड़ होती है। और शेड्यूल्ड ट्राइब जो है करीबन 10% है, यानी 15 करोड़ के करीब होती है। अब आप इन तीनों को टोटल कर लें आशुतोष जी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी, ये करीबन पॉपुलेशन 90 से 100 करोड़ के करीब होती है जी। ओबीसी में हिंदूज भी है, मतलब ऑफ कोर्स ये नहीं है। हम जिस पॉइंट को ड्रॉ करना चाहते हैं कि बीजेपी को जिन हिंदू हितों का संरक्षण करना है उनकी संख्या देश में सिर्फ 14-15 करोड़ है, जिनकी परचेसिंग पावर है, जिनके पास पैसा है, वो खरीद सकते हैं। पर इन 14-15 करोड़ लोगों के हितों की रक्षा के लिए बीजेपी का सत्ता में रहना जरूरी है और उनकी हिफाजत के लिए इन 90-100 करोड़ लोगों का वोट जरूरी है। उनका मतलब उनका वोट अगर शेयर नहीं मिलेगा तो बीजेपी नहीं कर सकते। तो मैं अब आखिरी पॉइंट कह रहा हूं कि बीजेपी अब ये काम सीधे करना चाहती है, वो बीच में अपने मिडिल मैन नहीं चाहती है, मतलब कम से कम बिहार में नहीं चाहती है। मैं उत्तर प्रदेश के बारे में अभी इसलिए नहीं कह रहा हूं कि 2027 अभी दूर है,
तो वो, क्योंकि अगर बीजेपी को लगेगा कि मायावती भी नीतीश कुमार हो गई हैं वहां उत्तर प्रदेश में और मायावती की भी अब जरूरत नहीं बची है, तो वो हो सकता है कि मायावती को भी खारिज कर दे उत्तर प्रदेश में। एक मुद्दा और है आशुतोष जी कि हम जब नीतीश कुमार की बात करते हैं और मायावती की बात करते हैं, तो इन दोनों नेताओं की राष्ट्रीय स्तर पर कोई उपयोगिता नहीं है। मतलब उस तरह की उपयोगिता नहीं है कि ये दलित नेता राष्ट्रीय स्तर के हैं या पिछड़े वर्ग के नेता राष्ट्रीय स्तर के, क्योंकि पिछड़े वर्ग के लोग तमिलनाडु में भी हैं या जो दलित हैं वो साउथ में भी हैं, पर मायावती का उन पर कोई होल्ड नहीं है। तो चूंकि ये लोकलाइज्ड पूरा का पूरा दलित कार्ड है, पिछड़े वर्ग का कार्ड है, और ये नेशनल पॉलिटिक्स में जबरदस्ती का वर्चस्व बनाए हुए हैं। जैसे कि कश्मीर की एक खूबी है कि वहाँ केसर की खेती होती है, तो अब ये कि भाई कश्मीर की वैल्यू इसलिए है कि वहाँ केसर की खेती और कहीं नहीं हो सकती। इनकी उपयोगिता खत्म हो चुकी है, इसलिए कि अब केसर की खेती और भी जगह हो रही है, लोग कर रहे हैं, टेम्परेचर को मेंटेन करना होता है। तो बीजेपी जो काम ये लोग कर रहे हैं वो काम इन्हीं के लोगों के जरिए बीजेपी से अपने ही ऑर्गेनाइजेशन से करवाएगा। और दूसरा, चूंकि बीजेपी के साथ इन लोगों ने इतना अलाइनमेंट कर लिया है कि इनकी क्रेडिबिलिटी एज इंडिविजुअल्स, पार्टी लीडर्स वो नहीं बची जो काशीराम की थी या अंबेडकर की थी या कर्पूरी ठाकुर मैंने नाम लिया उनकी थी। तो आपका जो मूल सवाल था उसका जवाब मेरा ये है कि इनकी जरूरत अब बिल्कुल नहीं बची है, और इनकी जरूरत आश्चर्यजनक रूप से कांग्रेस को भी नहीं बची है। आप पूछ सकते हैं कि भाई बीजेपी को तो नहीं है, कांग्रेस को तो होना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस दलितों का और पिछड़े वर्ग का रिप्रेजेंट है। कांग्रेस को भी नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी ने अपने आप को उस रोल में डाल लिया जो किसी जमाने में वीपी सिंह के पास था। तो राहुल गांधी वीपी सिंह की तारीफ नहीं कर रहे हैं, पर वो बात वही कर रहे हैं जो मंडल कमीशन की बात वीपी सिंह करते थे। इसका ये मतलब है कि दलितों और पिछड़ों की जो राजनीति है वो सवर्ण ही करने वाले हैं, चाहे वो सवर्ण कांग्रेस के हों या बीजेपी के हों। जो ओरिजिनल पिछड़े और दलित हैं उनके हाथ में अब कुछ बचा नहीं है, चाहे रामविलास हो या चिराग हो या नीतीश कुमार हो या मांझी हो या राजभोर हो या निषाद हो, कोई हो। ये पूरा का पूरा जिस तरह का आप देख रहे हैं कि कारपोरेटीकरण हो गया हमारे पूरे बिजनेसेस का, उसी तरह से मैंने इसको नाम दिया है कि दलित और पिछड़े वर्ग की राजनीति का ये सवर्ण काल है। तो ये जो सवर्ण काल है उसमें जो रिट है वो बीजेपी की चल रही है या सवर्ण नेताओं की चल रही है, और वो सवर्ण नेता चाहे कांग्रेस में हो या बीजेपी में हो। तो आज की चर्चा 3 मिनट लंबी हो गई, पर मेरे ख्याल से आप माफ करेंगे। जी बिल्कुल। नहीं, बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.